दोस्तों, गुड इवनिंग। और जो सोने जा रहे हैं उसके लिए गुड नाइट। और जो अभी पढ़ने की लगे हुए हैं, एक आध घंटा आप टाइम दें, थोड़ा पढ़ें। तो आप लोग के सामने आज मैं फिर बिहार करेंट अफेयर लेके उपस्थित हुआ हूँ। हालांकि मैं पहले दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आगे जब कम से कम इतना जो है आप लोग को याद हो जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और एक साल का लगभग पूरा घटना मैं आपको एक सिलसिलेवार ढंग से बताता चला जाऊंगा। मैं इसलिए अभी बताना चाह रहा हूँ कि आगे जब टेस्ट सीरीज होंगे या टेस्ट सीरीज आप लोग का स्टार्ट किया जाएगा, चाहे इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे जो होगा हमारे टीम के द्वारा जो आप लोग को दिया जाएगा, उसमें क्या करेंगे, जो अभी और कुछ दिन के बचे होंगे उन घटनाओं को समावेश करके आपको वो पूर्ति कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमको अभी हर चीज़ तैयार रखना है, ताकि आगे चल के जब हम सेट मारे चाहे कुछ करें तो उसमें हमको ये क्या करे, सहायता करे। तो मैं एक साल का घटना लगभग मैं आपको एक करक्स के रूप में रख रहा हूँ। और आप लोग इसको करक्स मत समझिए, जो बिहार की भाषा में एटम बम जो आप लोग को लगता है वो सब समझिए कि यहीं से क्वेश्चन आप लोग का क्या होगा, आएगा। तो आप लोग बस कृपया करके इसको सुनिए और ध्यान दीजिए और इस पे इसका थोड़ा चिंतन और मनन कीजिए। ठीक है, हम आज स्टार्ट करते हैं बिहार का करेंट अफेयर। ठीक, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जननायक जननायक कर्पूरी ठाकुर को याद करते हैं, क्योंकि बाकी हमारे लिए एक स्वतंत्रता, एक बेहतर स्वतंत्र राजनीतिक तो थे ही, स्वतंत्रता सेनानी राजनीतिक थे ही, और एक बहुत अच्छे राजनीतिक भी थे, जो जिन्होंने बिहार के सामाजिक वर्ग को एक अलग आयाम दिया। इसलिए, और क्योंकि इनका निधन हो गया है, और निधन हो गया, साथ ही साथ इनको इस बार भारत रत्न का भी उपाधि मिला, तो हम सोचे क्यों नहीं इससे शुरू किया जाए जननायक कर्पूरी ठाकुर को। ठीक है, जननायक कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, जननायक कर्पूरी ठाकुर को इस बार भारत रत्न मिला है, जो हमारे हम और बिहार वासियों के लिए गौरवान्वित की बात है। इसमें हम देखते हैं कि इनका राजनीतिक जो कैरियर है वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के रूप में स्थापना हुआ है। इनका जो राजनीतिक कैरियर है वो किसमें हुआ है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में। और ये 1977 से 79 तक ये बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। और 1977 से 79 तक ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के रूप में कैरियर की शुरुआत की, और आगे चल के ये जनता पार्टी में ये शामिल हो जाते हैं। और अंततः इनका 1986 में निधन भी हो जाता है। इस बार इनके पुत्र राज्यसभा से सांसद भी हुए हैं, रामनाथ ठाकुर करके उनका नाम है, जो आगे चल के आप लोग को हम बताएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हमको जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में ये सब मोटी मोटी बात याद रखना है कि एज ए पार्टी के रूप में उनका प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के जुड़ाव था, और 1977 से 79 तक ये मुख्यमंत्री रहे, और फरवरी 2086 में निधन हो गया। और इस बार उन्हें 2023 का भारत रत्न भी मिला है, ये आपको याद रखना है। दूसरा चीज है अमृत भारत अमृत भारत स्टेशन योजना। इसलिए इस चर्चा में आया क्योंकि इस योजना की शुरुआत जो है रेल मंत्रालय के द्वारा 2023 में शुरू की गई। और पहली बार जब इस बार का सरकार जब बजट पेश कर रही थी, तो उसमें ये घोषणा भी किया गया कि बिहार के 33 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होगा। तो बिहार में कितने रेलवे स्टेशन का विकास होगा, 33। और ये किसके तहत होगा, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत होगा, जिसमें स्पेशली पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, हाजीपुर। तो उसी हाजीपुर रेलवे जोन के तहत ये बिहार के 33 रेलवे स्टेशन का क्या किया जाएगा, पुनर्विकास किया जाएगा। अब हम तीसरा की ओर बढ़ते हैं, विकसित भारत विकसित बिहार। इसका घोषणा हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पश्चिमी चंपारण में एक समारोह में किया गया, जिसमें बहुत सारे चीजों का उद्घाटन किया गया, जिसमें 28 ए राजमार्ग, पिपरा कोठी मोतिहारी, NH 104 शिवहर सीतामढ़ी, और मोतिहारी इंडियन ऑयल का बॉटलिंग पॉइंट, नरकटियागंज में वॉशिंग फील्ड सह कोचिंग कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास, ये सब प्रमुख बातें किया गया। लेकिन आप लोग को 28 ए राजमार्ग ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 28 ए राजमार्ग पिपरा कोठी से मोतिहारी के बीच, और NH 104 शिवहर सीतामढ़ी के बीच, और मोतिहारी इंडियन ऑयल का बॉटलिंग पॉइंट। आप लोग से सीधे पूछ लिया जाए कि इंडियन ऑयल का बॉटलिंग पॉइंट कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है, तो मोतिहारी। इस बार देखिए आपको वो
ब्लॉक और तहसील भी घुस रहे हैं, अनुमंडल भी घुस रहे हैं। अब वो जिला नहीं जा रहे हैं, अब ब्लॉक और अनुमंडल जा रहे हैं। तो आप लोग को गहराई तक उतरना होगा कि भाई अब क्वेश्चन कहाँ जा रहा है। तो ये मोतिहारी का इंडियन ऑयल का वॉटलिंग पॉइंट जो है ये चीज खोला गया। फिर नरकटियागंज में वाशिंग पिट सह कोचिंग कॉम्प्लेक्स भी खोला गया। ये विकसित भारत विकसित बिहार के द्वारा जो नारा दिया गया था पीएम मोदी जी के द्वारा, उन्होंने ये सब काम यहाँ पे किया। और भी सारी चीज का उद्घाटन किए जो आपको समझ में धीरे धीरे वो आगे आएगा और मैं आप लोग को उससे परिचित कराता चला जाऊंगा। एक है शुद्ध शुद्ध उत्सर्जन। ठीक है, शुद्ध शुद्ध उत्सर्जन के बारे में चर्चा किया गया है। ऐसा कहा गया है कि भाई कि हम 2070 तक हम क्या करेंगे, कार्बन जो है वो उसके मामले में तटस्थ हो जाएंगे। ग्रीन हाउस गैस का जो कार्बन तटस्थता है हम उसमें उसमें क्या हो जाएंगे, उसमें यानी कार्बन तटस्थता में हम प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन अभी एक जो एक अनुमान आया कि 2070 तक बिहार में जो है वो सबसे ज्यादा क्या होगा, सबसे ज्यादा उसका ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करेंगे। ये बिहार के स्पेशली संदर्भ में आया है। तो इसलिए जानना जरूरी हो जाता है कि पहले शुद्ध शुद्ध उत्सर्जन क्या है। शुद्ध शुद्ध उत्सर्जन का मतलब ये नहीं कि हम ग्रीन हाउस गैस जीरो उत्पादन करेंगे। ग्रीन हाउस गैस उत्पादन तो होगा ही, लेकिन जितना उत्पादन होगा हम उसको टेक्नोलॉजी द्वारा उसको क्या करेंगे, उसको हटा देंगे या उसका हम नियंत्रण पा लेंगे। तो जितना हम प्रोडक्शन करेंगे उसको अगर हम हटा देते हैं तो वो शुद्ध शुद्ध उत्सर्जन कहलाता है। तो उसको उसको लेने में हम 2070 तक का टाइम लिए है कि भारत को 36 शिखर सम्मेलन में 2070 तक शुद्ध उत्सर्जन का वादा किया है, 2070 तक किया है। जबकि बिहार का बिहार का 2070 तक 5.2 गुना का ग्रीन हाउस गैस बढ़ाने का अनुमान है। तो सोचिए कि ये कितना विरोधाभास है। एक हम 2070 तक क्या कर रहे हैं कि जो ग्रीन हाउस गैस है उसमें हम क्या करेंगे, वो हम शुद्ध 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 उत्सर्जन पे आएंगे, लेकिन बिहार का क्या होगा 2070 तक 5.2 गुना बढ़ जाएगा। इसलिए काफी चर्चा में था, इसलिए मैं आपको ये चीज बताता चला गया। ठीक है, एक है बेगूसराय। आज के डेट में कहा जाता था कि सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर पहले बीजिंग अमेरिका का जो होता था, न्यूयॉर्क, ये सब होता था। लेकिन अभी जो पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन इंडेक्स आता है उसमें ज्यादातर हम बिहार यानी इंडिया और इंडिया में बिहार का कहीं पटना का रहता है। इस बार हमारा बेगूसराय का नाम आया है कि बेगूसराय के द्वारा जो हुआ है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित महानगरीय में प्रदूषित शहर में आया है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र भारत वैश्विक स्तर पर 8वां है। सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर तो बेगूसराय है, लेकिन वैश्विक स्तर पे हमारी जो स्थिति है वो 8वां है। तो आपको याद रखना है कि बेगूसराय जो है सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। इसके बाद गुवाहाटी है, ये सब है जो आपको करंट में भी हम बताएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है कि बेगूसराय सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। ठीक है, और वो भी किस मामले में, पीएम पार्टिकल मैटर 2.5 के मामले में। किस मामले में, पार्टिकल मैटर 2.5। अब एक क्वेश्चन आया है नाबार्ड। नाबार्ड इसलिए चर्चा में है कि बिहार को 2024-25 में 2,43,000 करोड़ रुपया 2,43,000 करोड़ रुपया नहीं 2,43 करोड़ रुपया का ऋण दिया गया है। 2,43,000 करोड़ रुपया का ऋण दिया गया है और ये दिया गया है किसके द्वारा, नाबार्ड के तहत। तो नाबार्ड को याद रखना है कि नाबार्ड का गठन जो है 1981 के तहत 1982 में हुआ है अधिनियम के तहत। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। तो नाबार्ड को बस इतना याद रखना है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि अभी जितना हम उपचार जो संचार ग्रह ये सब भेज रहे हैं, रिमोट सेंसिंग ये सब भेज रहे हैं, उसी में एक क्या हुआ है कि जो गंगा का जो तराई क्षेत्र है उसमें क्रूड ऑयल का बहुत संभावना, कच्चे खनिज तेल का बहुत संभावना मिली है। तो अभी जो है समस्तीपुर में क्या हुआ है कि एक कुआं ये सब तेल गैस का जो स्रोत है गंगा बेसिन के आसपास वो मिला है। ओएनजीसी द्वारा इसको खोज किया गया है और ओएनजीसी का स्थापना 1995 में हुआ है। बस आपको ये याद नहीं रखना है कि भाई किसके द्वारा खोदा गया और इसकी स्थापना भी कब हुई। देखिए अब थोड़ा डिटेल में जाएगा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाता है तो वहां पे आपको ये क्या होगी, सहूलियतें होगी, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि रोजगार स्थिति सूचकांक। रोजगार स्थिति सूचकांक जो मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का संयुक्त प्रयास है, इसमें हमारा स्थिति क्या हुआ है, सुधार हुआ है, हल्का सुधार हुआ है। बेरोजगारी दर तो बहुत ज्यादा है,
मगर एक सकारात्मक है स्टेटमेंट है, ये इकोनॉमिक सर्वे में कहीं था तो मैंने इस चीज को लिख लिया कि 2004-5 2021-22 में क्या हुआ है, वो रोजगार स्थिति सूचकांक में सुधार हुआ है। भले ही हम बेरोजगारी कितना देख रहे हैं तो उस हिसाब से जनसंख्या भी बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार हमारी इस पर प्रयास कर रही है और उसको बेहतर तरीके से नियंत्रण करने का कोशिश कर रही है। एक नेफेड है जो भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। देखिए बिहार जो है एग्रीकल्चर लैंड है और एग्रीकल्चर लैंड के कारण क्या है कि यहाँ पे कृषि उत्पादों की खरीद और बिक्री की सबसे बड़ी चीज है। तो हमारे सरकार ने क्या किया है, नेफेड के साथ हाथ मिलाया है। जो नेफेड भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, जिसको स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को बहुराज्यीय राष्ट्रीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत है और तो भारत में कृषि उत्पादों के विपणन की एजेंसियों में से एक है। तो नाफेड का ये थोड़ा सा चर्चा है कि नाफेड को है कब इसका स्थापना किया गया है, ये चीज आप इसको देख लीजिएगा। फिर है रेशमा प्रसाद। रेशमा प्रसाद एक ट्रांसजेंडर है जो इस बार पटना सीनेट की सदस्य बनाई गई है। आप लोग को पता होगा कि अब जो 2011 की जनगणना में ट्रांसजेंडर की संख्या को शामिल करने की पहल की गई है। 2011 में सबसे पहले जनसंख्या जब जनगणना हुआ तो उसमें ट्रांसजेंडरों की संख्या भी एक अलग अर्थी से गिना गया और आज उसी का परिणाम है कि आप देखिएगा दरोगा का जो रिजल्ट हुआ पिछले अर्थी में, उसमें 3 महिला ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है। तो उसी में तो वो तो दरोगा बनी है तो ठीक है, लेकिन एक बड़ा उपलब्धि रेशमा प्रसाद को लेके थे क्योंकि एक लंबे समय से ये ट्रांसजेंडर वुमेन के लिए कार्य कर रही थी। जब ट्रांसजेंडर वुमेन के लिए कार्य कर रही थी तो इस बार उनको पटना विश्वविद्यालय सीनेट सदस्य में जो हमारे राज्यपाल हैं आटोलकर जी, उनके द्वारा शामिल किया गया है। इनकी एक संस्था है दोस्ताना सफर, ये बहुत याद रखिएगा, इनका संस्था का नाम है दोस्ताना सफर। केंद्र सरकार के प्रयास से इन्होंने खगौल में एक गरिमागृह की भी स्थापना की थी। ठीक है, तो ये शुरू से ट्रांसजेंडरों के लिए काम कर रही थी और केंद्र सरकार के प्रयास से एक गरिमागृह की स्थापना करती है और इनका खुद एक संस्था एनजीओ है दोस्ताना सफर, जो ट्रांसजेंडरों के सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए वो क्या काम करते रहती है। तो आपको रेशमा प्रसाद ट्रांसजेंडर को याद रखना है। फिर एक है बीवर्स ऑफ होप। बीवर्स ऑफ, आपको बहुत सारा किताब मिलेगा जिसमें बहुत सारा करेंट होगा। आप लोग को हम लोग वही चीज दे रहे हैं जो एग्जाम टू द पॉइंट है और हम लोग का इसमें बस एक ही चीज है कि आप लोग देखिए और हम लोग इसका कोई अच्छी नहीं, आप लोग को जो करक्स है वही जो हम लोग तैयारी के दौरान किए हैं जो रखते हैं वही मटेरियल आपको उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि आप उसको पढ़ के अच्छी तरीके से सफल हो जाइए। बिहार में जो बाकी इकोनॉमी सर्वे ये सब बजट है वो आतिश सर पढ़ाएंगे आप लोग को, और पता है कि आतिश सर बीपीएससी सेलेक्टेड भी है, उनका रैंक भी बहुत अच्छा है बीपीएससी में। तो आप उनको क्या कीजिएगा, पूरी तरीके से उनसे पढ़ के अपना बेहतर तरीके से सीखिएगा और उनका अनुभव लीजिएगा। आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा वहाँ पे मिलेगा, तो आप उस चीज का अनुभव लें। ठीक है, अब एक है बीवर्स ऑफ होप, एक ये डॉक्यूमेंट्री है जो गया में पटवा समुदाय जो बुनकर का है उस पे ये डॉक्यूमेंट्री बनाया गया है और इसको इसलिए इस चर्चा में है क्योंकि इसको इस जो मूवी बनी है वो मूवी को यूनेस्को के द्वारा पुरस्कृत किया गया है और इसके निर्देशक जो है सिंजन चटर्जी हैं। इसके निर्देशक कौन है, सिंजन चटर्जी हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बीवर्स ऑफ होप जो है पटना के बुनकरों पर आधारित क्या है, एक डॉक्यूमेंट्री है और इस डॉक्यूमेंट्री को जो यूनेस्को के एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसलिए ये काफी चर्चा में था। और ये पटवा समुदाय कहाँ है, गया में आप एक मोहल्ला है वहाँ की पटवा समुदाय है और ये सबसे बड़ी बात है कि ये लोग आईआईटी मेडिकल का तैयारी में बहुत बेहतर उपलब्धि हासिल करते हैं, इसलिए और ये समुदाय इस कारण और भी बहुत चर्चा में है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, ठीक है, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जो है 7 जनवरी 2023 को शुरू हुआ। इसमें क्या किया जाता है, पिछड़े ब्लॉक में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने पर क्या होता है, बल दिया जाता है। ठीक है, तो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में क्या हुआ कि आपको 6 जोन में बांटा गया। जो बिहार है वो पूर्वी जोन में है, ठीक है, बाकी हम करंट में बताएंगे कि कौन सा ओवरऑल रहा, लेकिन बिहार के पूर्वी जोन में भारत के पूर्वी जोन में बिहार है और उसमें राज्य के सिवान जिले के एक आंध्र ब्लॉक और दूसरा दुमका का रामगढ़ ब्लॉक
अव्वल रहा। इन लोग का जो स्थिति आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में जो इनका उद्देश्य है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने में बहुत हद तक सफल रहे और इसलिए इनका नाम भी हुआ। अब आते हैं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। जैसा कि आपको पता है कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जो इसको राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत ये संसद के द्वारा भारत को लगभग 5 जोन में बांटा गया था और इसकी अध्यक्षता जो है गृह मंत्री करते हैं। जो पूर्वी भारत के पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में थे, जिसमें आपको बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये 4 स्टेट आते हैं। उसका भी एक 2000 लास्ट अभी 2000 कब हुआ, 2023 दिसंबर 2023 में इनका एक मीटिंग होता है, बैठक होता है। उस बैठक में आपको आप देखिएगा कि ये पहला जो इसके पीछे बैठक हुआ था, पहला बैठक 1958 में और चौथा बैठक 2015 में, और अभी जो बैठक चली है इस बैठक में इस पे पूरा चर्चा हुआ है। बहुत समय के बाद इसकी बैठक हुई। इसमें बहुत सारा समस्या उठाया गया, एक नहीं, जिसमें आपको सामाजिक जो जातीय जनगणना हुआ उसका मुद्दा उठाया गया। फिर आपको जो डेवलपमेंट का काम हो रहा था उस पर चर्चा किया गया। सतत जीविकोपार्जन योजना है जो 2018 से शुरू हुआ था, उसमें सहायता राशि 1 लाख से 2 लाख कर दिया गया। इस पे पूरा बिहार के डेवलपमेंट पे जो यहाँ पे क्या क्या कमी है, जो बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में जो क्या कमी है, उस कमी को क्या किया गया यहाँ पे पूरा दूर करने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद इस बार बैठक कहाँ हुआ, पटना में हुआ। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, गृह मंत्री करते हैं, और सभी सदस्य जो होते हैं मुख्यमंत्री सभी राज्यों के और प्लस सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि कब हुआ और इसका गठन कैसे हुआ, ये सब आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए। फिर आते हैं, देखिए आप लोग को हम ना वन लाइनर पढ़ा रहे हैं, कुछ हम एक कंसेप्ट देते जा रहे हैं कि ताकि आपको थोड़ा सा आगे पीछे घुमावे तो आप क्वेश्चन अच्छी तरीके से पकड़ लीजिए। तो बस आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिए। हो सकता है मेरी बात थोड़ा सा तेज होती है, तेज मतलब थोड़ा जल्दी बोलने का आदत है। तो क्या होता है कि धारा प्रवाह रहता है कि जो चलते रहता है दिमाग में, वो मैं आप लोग को बताता हूँ कि क्या क्या घटना घट रही है, कैसे घट रही है, जो हम लोग को याद रहता है वो बताते हुए चला जाता हूँ। हम लोग कोई किताब सब चीज रख के कहा जो आपको सबसे बेस्ट देना है उस पर हम लोग बात करते हैं, ताकि आप लोग अगर यहाँ से पढ़े तो दोबारा कहीं पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आप इसी को अगर मेमोराइज कर लीजिए 2-3-4 बार, 2-4 बार, तो आपको यहाँ से पास करने की जिम्मेवारी तो है। बाकी हम टॉपर तो नहीं कर सकते कि आप लोग टॉपर बन जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि इसको पढ़ करके आपको बेहतर एक दिशा और बेहतर रिजल्ट आने की संभावना रहेगी। अब आते हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो चर्चा में रहा वो तो हम आपको बताएंगे ही। पहले मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो है जनवरी 2018 में शुरू किया गया था। इसका काम क्या था, युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना और आत्मनिर्भर बनाना। अब बिहार सरकार जो मुख्यमंत्री हमारे वो इसके बारे में प्रयासरत है। आप देखिएगा बहुत सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खोले जा रहे हैं, इंडस्ट्री जो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग हब खोले जा रहे हैं, तो प्रयास किया जा रहा है। उसी में पटना जिला के बेहटा के सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में वो आए हुए थे और यहीं पे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को भी क्या किए, वो जो उनके लाभार्थी हैं उनको पैसा दिए, जो भी उनका होता है उसके तहत उनको पैसा का वितरण किए। तो उसी में आप देखिएगा पटना जिला में बेहटा का एक सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र है। अगर आप लोग से पूछ दे कि सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है, तो आप लोग उसको बेहटा का मार सकते हैं, और बेहटा पटना जिला में है, जिसमें आप देखिएगा ब्रिटेनिया कंपनी का उद्घाटन किया गया है। अब आप जानते हैं कि ब्रिटेनिया बहुत पुराना बिस्किट का कंपनी है और हम लोग सब उसके बिस्किट बहुत पहले भी खाते थे और आज भी हम लोग उसके बिस्किट को बहुत चाव से खाते हैं। तो लेकिन ये 2011 में सबसे पहले हाजीपुर में खोला था और अभी तत्काल में जनवरी ये अभी 2024 में वो सिकंदरपुर एरिया में वो क्या किया है, खोला है ब्रिटेनिया कंपनी। ये आपको अभी तक यहाँ तक हुआ। अब हम आते हैं केसरिया स्तूप। केसरिया स्तूप जैसा कि आपको पता है कि केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण जिला में है और ये लगभग मौर्य काल में बनाया गया था। किसके काल में बनाया गया था, मौर्य काल में। लेकिन क्या होता है
कि बहुत सारा घटना घटती है तो वो टूट जाता है, तो आगे चल के गुप्त काल में फिर इसको ईंटों से बनाया जाता है। केसरिया स्तूप विश्व का ये सबसे बड़ा स्तूप है। केसरिया स्तूप को बनाया गया, तो इसको बहुत और डेवलप, पर्यटन के रूप से इसको डेवलप किया जा रहा है, इसलिए काफी चर्चा में है। तो अगर पूछा जाए कि केसरिया स्तूप कहाँ है, तो पूर्वी चंपारण जिला में है, और ये मौर्य काल में बना था, लेकिन गुप्त काल में पांचवी, अब तो गुप्त काल में हो गया, तो इसको 200-300 ईस्वी जो उनका गुप्त काल का एरा है उसमें अब इनको दिखाया जाता है। ठीक है, तो केसरिया स्तूप को आप लोग याद रखिएगा। अब आता है पुनौरा धाम। पुनौरा धाम के बारे में आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे माँ जानकी का जो है जन्मभूमि है। तो पुनौरा धाम रामायण सर्किट से भी जुड़ा हुआ है, और इसको पर्यटन के रूप में कैफेटेरिया ये सब बहुत खोला जा रहा है। तो ये, और नीतीश कुमार जी वहां जाके उद्घाटन भी किए हैं, तो ये चर्चा में आ गया है कि पुनौरा धाम कहाँ पे है और किसके लिए फेमस है। तो सीतामढ़ी जिला में माँ जानकी जन्मभूमि मंदिर है, और यह रामायण शक्ति से जुड़े स्थलों में एक है। तो पुनौरा धाम आपको इस संदर्भ में याद रखना चाहिए। अभी आपको बताए थे सिकंदरपुर क्षेत्र के बारे में। अब सिकंदरपुर क्षेत्र की तहत अब 3 नए औद्योगिक क्षेत्र भी हमारे यहाँ खोले जा रहे हैं। अभी तक हमारे पास औद्योगिक क्षेत्र थे, मुजफ्फरपुर में थे, उसके बाद आपको पूर्णिया, ये सब औद्योगिक क्षेत्र, लेकिन 3 नया औद्योगिक क्षेत्र गया, मुंगेर और नालंदा। ये औद्योगिक क्षेत्र बनने से आप सोचिए कि जो इतना फायदा दक्षिण बिहार क्षेत्र को होगा कि कुछ कहने का नहीं। दक्षिण बिहार जो सूखे की स्थिति से ज्यादा परेशान है, हालांकि उत्तर बिहार बाढ़ की स्थिति से, दक्षिण बिहार सूखे की स्थिति से है, लेकिन उसके बावजूद भी यह औद्योगिक क्षेत्र बनने से हो सकता है बिहार का, क्योंकि इधर का जो एरिया है ना, आप लोग देखिएगा वो फर्टाइल कम है, वो एग्रीकल्चर लैंड कम है। तो इधर इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करें और उधर एग्रीकल्चर को ज्यादा प्रमोट करें, तो ये दोनों, विनिर्माण और एग्रीकल्चर अगर दोनों का मिक्सचर होता है, तो तब जाके बिहार जो है एक डेवलपमेंट स्टेट के रूप में तब्दील होगा। हालांकि ये हमारी सरकार का अच्छा प्रयास है, बशर्ते इसका क्या हो, अच्छी तरीके से क्रियान्वयन हो। तो अब उसमें देखने की हम लोग कितना, या हम लोग का आने वाले जो भावी सीएम है, ये जो होंगे, चाहे नीतीश जी रहेंगे, तो कितना बेहतर इस तरीके पे काम कर सकते हैं, ये हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ठीक है, तो 3 नए औद्योगिक क्षेत्र बने हैं, गया, मुंगेर और नालंदा। तो गया, मुंगेर और नालंदा का ये आपको ध्यान देना होगा, और सिकंदरपुर क्षेत्र आपको पता होना होगा कि कहाँ पे है। अब इसी में गया में डोभी है, डोभी के आसपास ही पूरा इंडस्ट्री बन रहा है। अब आते हैं, एक व्यक्ति है बासुकी नाथ झा। देखिए, आप लोग को हम क्या किए हैं कि जहां जहां से जो भी हमको इम्पोर्टेंट मिला है, अब आप हमको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये नहीं दिए, हम आपको पिछले 1 साल की घटनाओं का विश्लेषण किए हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो आपको डाल दिए हैं। और भी जो शेष रह जाएगा, हम इन्हें कहते हैं कि पूरी तरीके से है ये, और जो भी शेष बचेगा मैं कोशिश करूंगा कि वो अगले स्लाइड में, अभी आप लोग के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो जुड़ा हुआ रहूंगा, तो उस क्रम के दौरान मैं आप लोग को ये सब चीज बता दूंगा कि क्या है, जो बाकी शेष रह जाएंगे उस पर। लेकिन पहले आप लोग को जो इतना दिया गया है, ये बिहार का करेंट, आप लोग इसको जरूर याद करिएगा। ठीक है, तो अब आते हैं बासुकीनाथ झा। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मैथिली भाषा में 2023 में मैथिली भाषा में मिला है। इनका एक निबंध संग्रह है बोध संकेतन। क्या है? बोध संकेतन। और के लिए इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मैथिली भाषा मिला है। और ये कहाँ के निवासी हैं? समस्तीपुर जिला का निवासी हैं। तो अगर आपने इसको पूछा जाए कि बासुकीनाथ झा कौन है, तो आप अच्छी तरीके से बता दीजिएगा। अब एक है पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, किशनगंज में खोला गया है। पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय किशनगंज में खोला गया है। और जैसा कि हमको पता है कि इसी बार हर दरवाजे पशु चिकित्सा सेवा 9 दिसंबर 1924 को 9 सितंबर 2024 में उद्घाटन किया गया है। इस कारण ये विद्यालय भी चर्चा में था, तो दोनों को हम कनेक्ट करके एक जगह लाने का कोशिश किए हैं। ये नहीं कि आप यहाँ पढ़िए वहाँ पढ़िए, ये क्योंकि आप लोग को एक जगह मिल जाए कि हर दरवाजे पर पशु चिकित्सा सेवा, क्योंकि हमारे यहाँ पशुधन भी बहुत ज्यादा है, तो सरकार ने क्या किया है कि उस पशुधन के लिए बेहतर इलाज के लिए कि आपको घर पे ही वो डॉक्टर आपके लिए अवेलेबल हो, आपके पशु का अच्छी तरीके से देखभाल कर दे, ताकि पशु का जो बीमारी होता है उस बीमारी पे नियंत्रण हो और पशुओं का मौत कम से कम हो। तो इसलिए ये
हर दरवाजे पर पशु चिकित्सक सेवा 9 सितंबर 2024 में शुरुआत की गई है। और पशु चिकित्सा पशुपालन एक महाविद्यालय बना गया है। जैसे हम लोग के लिए पीएमसीएच, एनएमसीएच है, उसी पशुओं के चिकित्सा के लिए पढ़ने के लिए वहाँ पे डॉक्टर होंगे। और इसका पशु चिकित्सा पशुपालन महाविद्यालय कहाँ खोला गया है? किशनगंज में खोला गया है। ये आपको ठीक है। सोन नदी काफी चर्चा में थी, तो इसलिए हम सोन नदी को एक बार ले लिए। हालांकि आप लोग ज्योग्राफी में आतिश सर ने आप लोग को पढ़ाया भी होगा सोन नदी के बारे में, उसका एक बेहतर दिया होगा। बशर्ते आप जाके उनको देखिए और पता करिए कि भाई आपको सोन नदी में क्या क्या बता। उस सोन नदी को जो आप पढ़िएगा, ये पॉइंट को आप वहां जाके नोट कर दीजिएगा। तो आपको क्या होगा कि जो बहुत छोटा करेंट में रहेगा, चर्चा में रहेगा, और उसको दोनों को मर्ज करके आप एक ही जगह पूरा ले लीजिएगा, तो उससे आपको फायदा आप ही को मिलेगा। तो आप बशर्ते जो वीडियो दिया जा रहा है उसको उसी वीडियो को देखें, समझें, और अगर टाइम मिले तो कोशिश करें कि इसी को ज़्यादा बेहतर करें, तो आपको पार लग जाएगा। अब हम क्या बोले कि आप तभी आपने सुविधा के लिए, बहुत लोगों को लगता है कि कुछ नहीं पढ़े, तो आप एनसीईआरटी उठाइएगा, एनसीईआरटी का ही सब सेलेक्टेड बुक पढ़ लीजिएगा। वो बुक भी आप लोग को अगर बोलिएगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन सेलेक्टेड बुक ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब सोन नदी, सोन नदी गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो पहला कौन है? तो आपको पता है कि सबसे बड़ा पहला कौन है? यमुना है। तो गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। अमरकंटक पहाड़ी से छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी और बिहार से होकर क्या होती है? बहती है। और अमरकंटक पठार पर क्या बनाती है? एक जलप्रपात बनाती है, ठीक है, जिसमें बाण सागर, एमपी में रिहंद बांध, यूपी में ये सब है, ठीक है। और आपको पता है कि सोन नदी आके गंगा में क्या होती है? मिल जाती है। एक दूसरा चीज है लीची। हालांकि अब लीची के लिए क्या होता है कि हमेशा कुछ न कुछ उसका बीमारी फैलता है, और आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे मौत के काल के गाल में चले जाते हैं। तो लीची एक चर्चा का विषय रहा है। तो लीची है क्या? वो लीची जो है, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। और आपको पता है कि लीची सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ? बिहार करता है, और उसके बाद कौन करता है? बंगाल करता है। लेकिन देश में सबसे ज्यादा लीची का उत्पादन चीन करता है। ये सैपिडेंसी परिवार का है। ये पूछा जाए कि किस परिवार का है, तो सैपिडेंसी परिवार का है। और इसके लिए उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की जरूरत होती है। ना इसमें ज्यादा तापमान चाहिए, न ज्यादा ठंडा चाहिए। अगर 40 डिग्री सेल्सियस से अगर +5 होता है, तो फिर ये पूरी तरीके से उतना फायदेमंद नहीं है, इस फल के लिए नुकसानदायक हो जाता है। तो आपको ये चीज भी आपको देखना है। ठीक है। अब हम आते हैं मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के बारे में। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना, जैसा कि आपको पता है कि ग्रामीण बिहार में कनेक्टिविटी बढ़ाना है, और विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 छोटे पुलों को निर्माण पर यह केंद्रित है। क्या होता है कि बहुत सारा गांव अभी भी क्या है? कटा हुआ है। अब कटा हुआ है तो उसको जोड़ने का प्रयास करना है। तो हमारी सरकार ने क्या की है? जैसे मुख्यमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, इससे क्या किया गया? पहले जो मेन लाइन था, मेन जो रोड है, उससे क्या किया? कनेक्टिविटी किया गया, ताकि लोगों का शहरों में जुड़ाव हो सके। लेकिन अभी भी क्या है कि पुल के कारण, छोटे छोटे पुल के कमी के कारण वो सब अभी भी दिक्कत में। तो सरकार चाह रही है कि आवाज गति से क्या हो, जो शहर और गांव के बीच एक संपर्क है वो तेजी से बढ़े। उसका और सारा बहुत सारा कारण है, लेकिन एक आवाज गति से पहले जुड़ना है। बाकी मार्केट, उसका इकोनॉमिक प्रदर्शन, बहुत सारा चीज है, लेकिन सबसे पहला है कि उनको मार्केट को कैसे, यानी उनको शहर और गांव को कैसे आपस में कनेक्ट किया जाए। उसी के तहत है मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना, जिसमें आपको ग्रामीण बिहार की कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। इसमें आपको ये 100 मीटर तक के पुल का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा, और 100 मीटर से ज्यादा जो रहेगा वो बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के द्वारा क्या किया जाएगा? बनाया जाएगा। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना को याद रखिएगा कि क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों और 100 मीटर पुल तक ज्यादा 1000 छोटे छोटे पुल बनाना है, ताकि क्या है? कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। तो सरकार को जहाँ लग रही है कि जहाँ जहाँ कमी है वहाँ वहाँ, जैसे आप देखिएगा कि बहुत सारे गांव के बाहर सिंचाई का बन गए हैं, वो मगर वहाँ पे पुल नहीं होने के कारण क्या है? कट जाते हैं। तो बरसात में काफी दिक्कत होती है, गाड़ी ले जाने, ट्रैक्टर
तो एग्रीकल्चर में कठिनाई होती है, तो सरकार चाहती है कि वहाँ भी एक छोटा छोटा पुलिया बना के लोगों को क्या करे, बेहतर तरीके से प्रोग्रेस में दे। तो उस तरीके के लिए ग्रामीण मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना का काम किया गया है। ठीक है, अभी एक मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना चलाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है और करीब करीब आप इसको देख लीजिए कि बिहार में महिला में होने वाली सर्वाइकल कैंसर की बीमारी से बचाव हेतु, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा मौत सर्वाइकल कैंसर से होता है, और ये एक ऐसा मौत है जिसमें बहुत सारे लोग बता भी नहीं पाते हैं और जब तक काफी लेट हो चुकी होती है। और इसीलिए सरकार ने क्या किया है कि 9 से 14 वर्ष की उम्र की बालिका को ये ह्यूमन पेपुलोमा वायरस टीका दिया जाता है, जो क्योंकि ये 15 से 44 वर्ष की आयु के महिला में कैंसर के मौत का, क्योंकि 15 के वर्ष के बाद जब शादियां होती है उसके बाद क्या होता है, ये मौत का कारण बनती है, और स्पेशली ये गर्भाशय से जुड़ा हुआ मामला होता है, बचदानी से होता है, तो इसलिए और इसका इम्पैक्ट होता है, इसलिए सरकार ने ह्यूमन पेपुलोमा वायरस टीका ये स्टार्ट किया है। ठीक है, अब हम आते हैं राजगीर महोत्सव के बारे में। ठीक है, राजगीर महोत्सव बिहार सरकार का एक अपना ये महोत्सव है, और इसमें बिहार सरकार पूरी तरीके से भाग लेती है, और इसमें जापान जो जितने भी बौद्ध धर्म के कंट्री हैं उनके अतिथि वहाँ के पर्यटक ये सब आते हैं और इसका दर्शन करते हैं, जो भी है इसका भ्रमण करते हैं। तो राजगीर महोत्सव नवंबर 2023 में क्या हुआ, इस बार शुरू हुआ। हालांकि इसका 1986 से अनवरत रूप से इसको क्या किया जा रहा है, बिहार सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है। इस बार इसको उद्घाटन विजय कुमार चौधरी जी जो हमारे वित्त और वाणिज्य कर मंत्री है उनके द्वारा क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। तो आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिएगा कि राजगीर महोत्सव ये है, और इसमें एक मेला लगता है ग्राम श्री मेला कुछ है, श्री मेला, एक बार इसको देख लीजिएगा। वो मेला भी सरकार के द्वारा लगाया जाता है, ग्राम श्री मेला यहाँ भी, तो उसका भी उद्घाटन उन्होंने क्या किया था। ठीक है, अब हम आते हैं ज्योति सिन्हा के बारे में। ठीक है, ये मधुबनी पेंटिंग से जुड़ी हुई है ज्योति सिन्हा, और इस बार हमारे राष्ट्रपति महोदया के द्वारा उनके द्वारा इनको सर्वश्रेष्ठ 2023 का श्रेष्ठ दिव्यांग जन पुरस्कार दिया गया है, जो मुजफ्फरपुर की है, लेकिन ये मधु पेंटिंग से जुड़ी हुई है, और ये विकलांग है, दिव्यांग है, और विकलांग नहीं दिव्यांग है, और दिव्यांग के कारण इनको इस बार मिला है। ठीक है, दूसरा चीज है महाबोधि मंदिर। आपको पता है कि महाबोधि मंदिर जहाँ भगवान बुद्ध को क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, तो बोधि पाली भाषा में और इसका हिंदी वर्ड होता है ज्ञान, तो इसका ज्ञान प्राप्त हुआ तो महाबोधि मंदिर में हुआ। तो 2002 में इसे विश्व धरोहर स्थल बना दिया गया था। चर्चा में क्या था कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहाँ पे आए थे और एक दीक्षांत समारोह में आए थे कि लोगों को अपना जो प्रतिष्ठा पत्र होता है, जो अपना डिग्री कोर्स होता है, उसको प्रदान किया था। तो धनखड़ के आने के कारण ये चर्चा में रहा। तो यहाँ पे जैसा कि पता है कि लुम्बिनी में जन्म, सरनाथ में धर्मचक्र परिवर्तन और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण होता है, और यहाँ पे बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती, इसलिए यहाँ पे अपना ये है। इसका निर्माण जो है सम्राट अशोक के द्वारा 300 ईसा पूर्व किया गया था, लेकिन गुप्त काल में फिर ईंटों से भी इसका भी जैसे केसरिया स्तूप का होता है, और फिर इसका भी गुप्त काल में फिर इसका निर्माण किया जाता है। 500 ईसा 600 ईस्वी में किया निर्मित प्रतीत होता है, क्योंकि जब इसका कार्बन डेटिंग पर्ची निकालता है तो, लेकिन जब इसकी खुदाई होती है तो बहुत सारा चीज मौर्य काल के मिलते हैं, इसलिए माना जाता है कि ये जो मौर्य काल के द्वारा ही ये पे जो महाबोधि मंदिर है वो बनाया गया है। अभी आपको हम बता दिए केसरिया स्तूप के बारे में बता दिए। यहाँ पे 2 महान चीनी यात्री आते हैं, फाहियान और हेंसा, खोज जिसका कर्नल मैकेंजी और जनरल कनिंघम के द्वारा होता है। खोज किसने किया, कर्नल मैकेंजी और जनरल कनिंघम के द्वारा। ये केसरिया स्तूप के बारे में आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अभी क्या हुआ, हीट वेव। आप जब देख रहे थे कि लोकसभा का इलेक्शन जब चल रहा था तो काफी हीट वेव था, तो इसके कारण क्या हुआ कि मतदान में 2 घंटा की वृद्धि की गई चुनाव आयोग के द्वारा। तो पूछ किया कि हीट वेव क्या होता है, जब क्षेत्र का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था, पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस से +57 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, तो वो क्या कहलाती है, हीट वेव कहलाती है। हीट वेव ज्यादा आप लोग को दिमाग नहीं लगाना, बस सिंपल एक रखना कि हीट वेव 40 डिग्री सेल्सियस मैदानी क्षेत्र में, 30 डिग्री सेल्सियस
पहाड़ी क्षेत्र में +-5 हुआ, तो प्लस माइनस में हुआ, +5-7 डिग्री सेल्सियस हुआ तो उसको हीट वेव में गिनती कर दिया जाता है। अगर अब हम आते हैं कोसी नदी। अब कोसी नदी क्यों चर्चा था कि यहाँ पे क्या हुआ कि सुपौल जिला में वोटिंग करने से बहिष्कार कर दिया कि भाई हमारे यहाँ जो कोसी नदी आती है वो बहुत ज्यादा परेशान करती है और हमें हमारी इकोनॉमिक क्षति के साथ साथ पारिवारिक क्षति और व्यक्तिगत क्षति भी बहुत ज्यादा देती है। अन्य इकोनॉमिक क्षति व्यक्तिगत लेकिन एक बहुत ज्यादा क्षति देती है। सरकार को तो नुकसान होता है लेकिन व्यक्तिगत नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। तो कोसी नदी के कारण सुपौल जिला में बोटिंग करने से, एक दो गांव है वहां से बोटिंग करने से इनकार कर दिया। तो कोसी नदी आप लोग को आती सर पढ़ाए होंगे, उसको एक बार वहां देखिएगा। फिर यहाँ पे तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर बहती है कोसी नदी और सहायक नदी इसका सुन कोसी, अरुण और तुमुर है और कटिहार के कुर्सेला के निकट ये गंगा से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र के बाद सबसे अधिक गाद यही धोती है, कौन? कोसी नदी। ऐसे सबसे ज्यादा गाद कौन धोता है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के बाद अगर सबसे ज्यादा गाद होती है तो कोसी नदी होती है। ठीक है। अब एक है जकार्ता फ्यूचर फोरम है। अब जकार्ता फ्यूचर जो फोरम है इसके बारे में एक ही चीज कहना है कि जकार्ता फ्यूचर फोरम जो है यह स्पेशली जो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है उसके बारे में चर्चा के लिए एक डायलॉग फोरम बनाया गया था। ठीक है। और बिहार से यहाँ के बिहार के मुख्य सचिव, सचिव स्तर के अधिकारी गए थे, भाग लिए थे, जिसमें इनका जो एक काम है वो बहुत बेहतर काम है। यहाँ पे बहुत सारा चीज हुआ कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देने हेतु वैश्विक जागरूकता को फैलाना था कि भारत ने क्या किया। तो बोला गया कि गैर जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता 40% से कम, जो COP21 में एक लक्ष्य तय किया गया था उसको हम समय से पहले हासिल कर लिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में बताया, क्योंकि हम नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में क्या करते हैं, हमारा ऊर्जा स्थापित क्षमता में पूरे विश्व में चौथा रैंक है, पवन ऊर्जा में चौथा है और सौर ऊर्जा में 5वां रैंक है। सोचिए हम किस तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ठीक है। स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन हेतु 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन यानी शुद्ध जो शून्य उत्सर्जन, कार्बन उत्सर्जन की प्रतिबद्धता को हम लोग कर रहे हैं। लेकिन पता है कि बिहार में 2070 तक जीएचजी कितना बढ़ जाएगा, 5.2 गुना। तो अब उस पर काम करना है और उसके लिए भी हमारे जो यहाँ के इंस्टीट्यूट है टाटा का, वो इंस्टीट्यूट भी इस तरह के काम को करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो और दूसरा चीज है, बिहार देश का पहला राज्य है यहाँ पे जलवायु सहिष्णु और निम्न कार्बन विकास पथ का विकसित हुआ है। ये आप पूरी तरीके से याद रखिएगा, ये VIV आपके लिए होता है, आप उसको देख लीजिएगा कि बिहार देश का पहला राज्य है जहाँ जलवायु सहिष्णु और निम्न कार्बन विकास पथ विकसित हुआ है। ठीक है। अभी एक और दुखद घटना हम लोग के साथ हुआ कि जो सुशील कुमार मोदी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री, एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, उनका निधन हो गया। वो शुरू से बीजेपी में रहे और RSS से जुड़े रहे तो उनका, लेकिन हाँ इनको याद किया जाएगा इसलिए कि वो सबसे लंबे समय तक विपक्ष में बैठे और सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री भी रहे, तो इनके लिए इनको याद किया जाएगा। 2017-20 में, 2005-13 में ये उप मुख्यमंत्री यानी रहे और उसके साथ वित्त मंत्री भी रहे। 2020 में राज्यसभा सांसद भी चुने गए और 1968 से ये RSS सदस्य भी रहे। ठीक है। और अंतिम में कैंसर का उनका था जो अभी कुछ दिन पहले गुजर गए। तो आप इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ भी देख लीजिएगा और अपने स्तर पे कुछ इनका जन्म जो है, ये छोटा छोटा बात नहीं लिखाते हैं, तभी आप इनका जन्म देख लीजिएगा और मृत्यु देख लीजिएगा। जन्म स्पेशली देख लीजिएगा कि कहाँ हुआ है, किस गाँव में हुआ है, ये सब आप देख लीजिएगा। तो ये सब है, लेकिन मुझे नहीं लगा कि इतना बताना कि ये सब आपने स्तर पे भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, पता चलेगा कि हम तैयारी करवा रहे हैं रेलवे और इस सब का तैयारी करवा रहे हैं। ये बस आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है। अब हम आते हैं बिहार लोकसभा चुनाव। सबसे अधिक मतदान बेगूसराय, जो पहला चरण में मतदान हुआ, 4 जून 2024 को रिजल्ट प्रकाशित कर दिया। इसको हम आपको जब हम GS पढ़ाएंगे तो उसमें हम पूरा बताएंगे। तो बिहार लोकसभा चुनाव का जो होता है इसके बारे में आपको बताएं। एक है कांवर झील, ये गोखुर झील है क्योंकि इसका जो है ऑक्स बोल लाइक कहा जाता है, खुर के समान इसका है, बकराकार झील है और ये पक्षियों का महत्वपूर्ण प्रवास है, जैसे व्हाइट रम्प वल्चर, इंडियन वल्चर और उसके बाद सादिस एवल लैपजिंग और बेयर पोसर्ड, ये सब कुछ पक्षियां हैं जो इस यहाँ पे प्रवास करती हैं
मध्य एशिया से आते हैं, वो लोग साइबेरिया से आते हैं, उड़ के यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे विभिन्न प्रकार की मछलियाँ पाई जाती है इस झील में, जो उनके भोजन का एक अनुकूल जगह मिलता है। इस कारण ये पक्षियाँ आती हैं कांवर झील में, आपको और जो भी झील है उनमें। ठीक है, आपको एक डाटा दे रहे हैं, इस डाटा को इसलिए इम्पोर्टेंट हमको लगा, ये आपको हो सकता है अभी जरूरत ना पड़े, लेकिन जब आप मेंस में जा रहे होंगे तो आपको वहाँ पे जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगा। कुछ डाटा को आप लोग याद रख लीजिएगा। जैसे शराबबंदी जो है वर्ष 2016 में हुआ, ये तो पता है, लेकिन इसमें घरेलू हिंसा में 2.1 मिलियन मामलों में कमी आई, एक 1.8 मिलियन में मोटापे की कमी आई, भावनात्मक हिंसा में 4.6% की कमी हुई, यौन हिंसा में 3.6% की कमी हुई। तो आपको पता है कि शराबबंदी का कितना फायदेमंद है। ठीक है, इसका मिसयूज हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, मिसयूज होता है, हर कानून का कुछ ना कुछ लोग तोड़ निकाल लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि इस तरीके से कितना ये बेहतर प्रोग्राम सरकार के द्वारा किया गया और बाकी ये सब में कमी आई है। हम आज भी अपने जहाँ हम लोग निवास करते हैं, रहते हैं, देखते हैं कि जो घरेलू हिंसा है उसमें तो जबरदस्त कमी आई। एक आध वो एक्सेप्शनल है, उसका कारण बहुत सारा हो सकता है, लेकिन वाकई घरेलू हिंसा में बहुत सारा कमी आई। अब मोटापा में भी कमी आई है, आपको पता है कि मोटापा एक कितना बड़ा समस्या है, डायबिटीज, ब्लड शुगर, लेकिन उसमें भी कमी आई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता है कि शराब जो है किसका विषय है, राज्य का विषय है, तो आपको ये चीज याद रखना चाहिए कि शराब जो है राज्य का विषय है। ठीक है, और आपको आर्टिकल 47 में राज्य जो है मादक पेय पदार्थ पे उस सब पे नियम बना सकता है जो समाज में क्या होता है, नुकसानदायक हो सकता है, तो इसको टीपीएसपी में डाल दिया गया है। ये चीज आपका। अब आते हैं विशेष राज्य का दर्जा। ठीक है, इस बार आप देखे चर्चा में रहा, नीतीश हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कि भाई हमको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, तभी हम बीजेपी में जाएंगे। उधर उधर एक स्टेट है आंध्र प्रदेश, वो भी विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा था, तो इस कारण ये काफी चर्चा में है। तो विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है, इसमें क्या लाभ होता है, तो राज्यों को अधिक वित्त पोषण, केंद्र प्रायोजित योजना में लगभग 90% धनराशि केंद्र द्वारा दी जाती है। अगर इस वर्ष आप पूरा पैसा नहीं खर्च कर पाए तो क्या होता है कि साधारण राज्य को लौटा दिया जाता है कि भाई आप पैसा खर्च नहीं किया, तो वापस चला जाता है केंद्र सरकार बजट में चला जाता है। लेकिन जब आपको विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो वो पैसा लौटता नहीं, वो अगले वर्ष के लिए क्या हो जाता है, तो आगे प्रोसीड कर दिया जाता है। ठीक है, दूसरा, केंद्र के सकल बजट से 30% अधिक आवंटन मिलता है। केंद्र सरकार क्या करती है, जो सकल आवंटन होता है उससे 30% विशेष राज्य को मिलती है। और भी बहुत सारा छूट होता है, जिसके कारण कंपनियां, आप देखिएगा हिमाचल बहुत पहाड़ी एरिया है, हिमाचल प्रदेश बहुत पहाड़ी एरिया है, लेकिन वो क्या है, विशेष राज्य का दर्जा होने के कारण वहाँ पे बहुत सारा इंडस्ट्रीज लगाया गया है, जबकि वहाँ पे इंडस्ट्री लगाना बहुत उचित नहीं है, लेकिन वहाँ पे विशेष राज्य का दर्जा का ये लाभ हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं। दूसरा, उत्तराखंड राज्य, उत्तराखंड राज्य में भी जो पहाड़ी एरिया है उनको विशेष राज्य का मिला है, तो उसमें भी उनका फायदा है। जम्मू कश्मीर है, टोटल शायद 11 स्टेट है जिसको विशेष श्रेणी का दर्जा मिला है, 11 राज्य। ठीक है, लेकिन 14वें और इसका गठन हुआ 1969 में 5वें वित्त आयोग गाडगिल जी थे, उन्हीं समिति की सिफारिश में पहली बार इसको जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को क्या किया गया, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। फिर 14वें वित्त आयोग ने बोला कि ऐसे नहीं चलेगा, सिर्फ पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्र के अलावा अब किसी राज्य को हम विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे। बोला कि इसका बहुत ज्यादा सरकार को टैक्स पे भारी पड़ता है, जो भी हो, अपना राजनीतिक भी हो सकता है और बाकी कुछ नुकसान भी हो सकता है, जिसके कारण, क्योंकि फिर पता चला फिर हर एक स्टेट बोलने लगा कि हमको चाहिए। हालांकि बिहार का बाउंड्री एक नेपाल देश से सटता है, लेकिन उसके बाद एक ही होता है, बाकी तो और है नहीं, लेकिन बहुत सारी कसौटियां हैं जिसके विशेष राज्य दर्जा को रखा जाता है, उसके बाद दिया जाता है। तो बिहार एक दो को फील करता है, लेकिन अभी जो ये काम जो इस बार बजट में किया गया, बिहार के लिए स्पेशल जो पैकेज दिया गया, ये बहुत सराहनीय कदम था, जो हमारी सरकार को इतना, बिहार राज्य को इतना दिया गया, और उसमें बेहतर काम करने के लिए अच्छा मौका है, क्योंकि इस बार बहुत पूर्वोदय योजना, बहुत सारा जो चीज चला है वो बेहतर। 14वें वित्त आयोग ने पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों को छोड़कर राज्यों के लिए क्या किया, दर्जा को समाप्त कर दिया। अब आते हैं वेटलैंड। इस बार वेटलैंड जो है, दो हमारे यहाँ वेटलैंड मिला है, नागी और नकटी को, और विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है 5 जून को, उसी के उपलक्ष्य पर वेटलैंड आज उनको 2 मिला है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व घोषित किया गया है।
जमुई जिले के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि से जोड़ा गया है। नकटी बांध में यहाँ पे एक नकटी बांध है, नकटी बांध के निर्माण के माध्यम से वहाँ पे सिंचाई किया कि जो विकसित मानव निर्मित वेटलैंड था उसी से क्या किया, वो पक्षी का एक आवास स्थल बन गया। और आप जानते हैं कि यहाँ पे भी प्रवासी पक्षियों का क्या होता है, यहाँ पे आते हैं, प्रवास करते हैं और रहते हैं। तो इसलिए 1984 में पक्षी अभ्यारण्य के रूप में ये नामित किया गया। कौन? नागी नकटी डैम। और 5 जून को इस बार इनको क्या मिला गया, विश्व अंतर्राष्ट्रीय महत्व का रामसर लैंड के रूप में इसको क्या किया गया, घोषित कर दिया गया। ठीक है, अभी आपको हम बता रहे थे कि पर्यावरण में क्या है, कि अभी हम आपको बता रहे थे कि स्वच्छ ऊर्जा जो बनाया जा रहा था, तो ग्रीन हाउस गैस का कहा जा रहा था 2070 तक, भले हम भारत जो है शून्य उत्सर्जन की बात करें, लेकिन अकेले एक बिहार है जो 5.2 गुना का वृद्धि करेगा। तो इसी के लिए यहाँ पे कुछ सुझाव दिया गया है जो आप मेंस में बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। तो हम ये पॉइंट आप सिर्फ अभी के लिए मत रखिए, मेंस के लिए भी रखिए, थोड़ा सा आपको वहाँ पे क्या होगा, फायदा होगा। तो ठीक है, धान की कृषि के लिए वैकल्पिक नमी और शुष्कता की बात की गई। धान की कृषि के लिए वैकल्पिक नमी और शुष्कता बात की गई। मवेशियों के प्रजनन के लिए उन्नत कृत्रिम गर्भाधान और पशुधन क्षेत्र में एंटीथीमैनोजिक कीट सप्लीमेंट्स को अपनाया गया, जिसमें एक ICR के द्वारा हरी धारा बनाया गया है जो मवेशियों में मीथेन उत्सर्जन को 17 से 20% तक कम कर सकता है। ये 3-4 कारण है कि जिसमें आपको देख सकते हैं कि इस जो है सतत विकास में योगदान देगी और ग्रीन हाउस गैस को भी कम करेगी। क्योंकि ग्रीन हाउस गैस में आपको पता है कि पशु जो चारा चुगाते हैं उसको चुगाली करते हैं, वो भी मीथेन गैस होता है। और धान का खेत तो सबसे ज्यादा मीथेन गैस प्रोड्यूस करता ही है, और ये सबका अपना अच्छी है। ओके, तो आप लोग को हम बता रहे थे कि सतत विकास में कि कैसे हम ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन को कम करेंगे, जो उसके मुख्य ग्रीन हाउस गैस में आते हैं, आप लोग को पता है। तो उस ग्रीन हाउस गैस को हम कैसे कम करेंगे, उसमें ये सब 3 पॉइंट बता रहे थे। आपको याद है कि पिछला बार पूछा था कि बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र को कितने भाग में बांटा गया है। तो हम देखते हैं कि ये उत्तरी जलोढ़ मैदान, उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान, दक्षिण पूर्व जलोढ़ मैदान और दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान। तो इस सब में ये सब बताया गया है किसे है, और इस क्षेत्र में वो जोन वाइज कैसे खेती किया जाए। ये जो इंस्टीट्यूट है टाटा कार्नेल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन के अनुसार ये सब के बारे में बताया गया कि बिहार का सतत विकास कैसे हो सकता है। एग्रीकल्चर लैंड है, इसको कैसे पर्यावरणीय अनुकूल बनाया जा सकता है। इस पे क्या किया गया, टाटा कार्नेल इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया है। तो आपको ये चीज हो गया। अब हम आते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ कि हमारे मोदी जी आके, माननीय मोदी जी आके इसका उद्घाटन किए। तो नालंदा विश्वविद्यालय भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के 2005 में जो गठन हुआ उसके एक संयुक्त सहयोग से नालंदा विश्वविद्यालय बना है। ये नेट जीरो ग्रीन परिसर है, पूरी तरीके से हरा हरियाली पूरा है। अगर आप लोग को मौका मिले तो एक बार जाके यहाँ पे घूमिए, बहुत शानदार बनाया गया है। और वाकई इस विश्वविद्यालय के आपको पता है कि जो हेड होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, और अभी अमित परगड़िया इनके सबसे पहले बने थे। अभी दूसरा अभय कुमार सिंह है। ये सब जो व्यक्ति हैं इसके मुख्य जो आपको हम जो नेशनल करेंट में बताऊंगा इसके बारे में, और मैं डिटेल से चर्चा करूंगा। ठीक है, ये आपको पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त के द्वारा, जब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा था एनसीएन, तो मैं आपको वहाँ पे चर्चा भी किया था कि नालंदा विश्वविद्यालय को कौन बनाया था, कैसे कैसे दान दिया गया। तो आप उसको यहाँ एक बार जाके क्या कीजिएगा, पीछे पहुंचिएगा और देख लीजिए। देखिए आप क्या कीजिएगा, एक लिंकेज पढ़ाई कीजिए ताकि आपको लिंक में सब याद रहे। ये नहीं कि पता चले हम यहाँ एक पढ़ रहे हैं, एक अलग चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक वहाँ पढ़ रहे हैं, इससे क्या हुआ, भटकाव होगा। अगर आप एक जगह उसको समरी को एक जगह इकट्ठा करके और उसको अच्छी याद कीजिएगा तो आपके लिए वो बेहतर होगा। ठीक है, एक गंडक नदी है जो नेपाल में गंडकी और नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व इसी नदी के तट पर है। किस नदी पे, गंडक नदी के तट पर। उद्गम होता है तिब्बत के धौलागिरी के उत्तर में नेपाल की सीमा से, और हाजीपुर के नीचे पटना
हाजीपुर के नीचे पटना के पास आके गंगा में क्या होती है, गंडक नदी मिल जाती है। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर उसके बाद अभी एक रामायण मंदिर बन रहा है जो पूर्वी चंपारण में बन रहा है, वो विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनेगा। जो आपको अयोध्या का मंदिर देखे हैं उससे भी बड़ा बनाने की इसकी संकल्पना चल रही है। विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जाएगा। ठीक है, और इसकी वास्तुकला जो होगी वो 3 जगह से, एक कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर से, रामेश्वरम का रामनाथ स्वामी मंदिर से, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर से, ये उसकी वास्तुकला के आधारित इसका क्या होगा, प्रेरित होगा, और ये उसी के आधार पे मनाया जाएगा। और जून 2023 से इसका शुरुआत भी कर दिया गया है पूरा। शायद आनंद किशोर इनमें इनके अथी भी रहे, तो आनंद किशोर के बारे में इनका जुड़ाव भी रहा है। वो किस पद पे है इसे नहीं पता है, लेकिन आनंद किशोर का इससे जुड़ाव भी है इस मंदिर में। ठीक है, तो वह एक बार देख लीजिएगा। अब उसके बाद आता है बागमती नदी। बागमती नदी काफी पवित्र माना जाता है क्योंकि यहाँ पे मुजफ्फरपुर जिले के बागमती जलस्तर में वृद्धि हुआ है, पूरा बाढ़ की स्थिति बन गई है, अभी इस बार हुआ था, इस कारण काफी चर्चा में था। तो बागमती नदी को आप एक बार देख लीजिएगा, अपने ज्योग्राफी जो आती सर पढ़ा है उसके ज्योग्राफी में देख लीजिएगा। तो ये काठमांडू से शुरू होती है और बोर्ड स्थान के कोसी नदी में समाप्त हो जाती है, कोसी नदी में जाके मिल जाती है। और इसका परशुराम मंदिर है, और मनोहरा नदी इसकी सहायक नदी है। और 2-3 नदी है, नेपाल की सहायक नदी है, उस पर हम नहीं ध्यान दिए। मनोहरा यहाँ की सहायक नदी है, जो इम्पोर्टेंट लगा आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, कांवर ताल झील बेगूसराय, और 2000 अभी इस पर चर्चा कर चुके हैं, 2020 में ही इसको रामसर साइट घोषित किया गया था। अभी किसको किया गया है, नागी नक्टी डैम को किया गया है। तो ठीक है, तो आपको याद रखेगा। तो अब दो हो चुके हैं, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बिहार में बाढ़ को इस बार राष्ट्रीय प्राथमिकता दिया गया, क्योंकि आप देखते हैं कभी कोसी नदी में बाढ़, कभी बागमती में बाढ़, कभी गंडक नदी में बाढ़। इससे कारण उत्तरी बिहार जो काफी बाढ़ एक समस्या उत्तरी बिहार के लिए बन चुकी है। तो इस बार जो बजट में है वो बाढ़ पे स्पेशल फोकस किया गया, और उसमें कोसी नदी के जल का दोहन और उपयोग करने के लिए 11,500 करोड़ रुपये क्या किया गया है, आवंटित किया गया है। ये सब जो मिला है इस बार विशेष राज्य का, बहुत सारा बिहार के लिए इस बार धन का आवंटन हुआ है। ठीक है, उसके बाद राजमार्गों के विकास हेतु 26,000 करोड़ रुपया दिया गया है, जिसमें पटना पूर्णिया राजमार्ग, बक्सर भागलपुर बोध गया राजगीर वैशाली दरभंगा, ये सब जो मार्ग है इसके बारे में बनाने का बात किया गया है। ठीक है, तो आपको बिहार में बाढ़ को राष्ट्रीय प्राथमिकता इस बार दिया गया किस बजट 2024 में। फिर आता है बिहार का अडानी सीमेंट में निवेश हुआ है, कहाँ हुआ है, तो बाटसलीगंज में हुआ। किस कंपनी अडानी सीमेंट यहाँ किस नाम से बनाएगी, तो अंबुजा सीमेंट के तहत बनाएगी। ठीक है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी बहुत चर्चा में रहता है, बराबर इससे क्वेश्चन बनता है, इस बार भी चर्चा में है। एक तो गुड़मार जो है औषधि मिला है, औषधि पेड़ औषधि है, पौधा है जो मधुमेह जड़ी बूटी तैयार होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे है, सिल्वेस्ट्रे भी कहते हैं। तो इससे मधुमेह रोग का दवाई बनता है, हालांकि इस पे बन भी चुका है दवाई, लेकिन ये गुड़मार पौधा उसको है। और बिहार का पहला नगर वन इसी पहाड़ी पे बन रहा है, किस पहाड़ी पे, ब्रह्मयोनी पहाड़ी पे बिहार का पहला नगर बन रहा है, नगर वन बन रहा है। तो इसको एक याद रखिएगा कि पहला नगर वन कहाँ बन रहा है, गुड़मार पौधा जो है किस पहाड़ी पर मिला है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, और क्योंकि इसको बनाया है CSIR ने, इसका जो पौधा का जो मधुमेह का जो दवाई है वो ये CSIR ने बनाया है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद है, इसका सितंबर 1942 में गठन हुआ, और ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा वित्त पोषित होता है। तो CSIR को आपको यहाँ पे हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, क्योंकि ये मधुमेह रोग का दवाई बनाया था, इसलिए इसका चर्चा में था। अब हम अगला आते हैं कोसी मिंच लेक परियोजना। ये आप लोग बहुत बार देख चुके हैं। तो कोसी मिंच लेक परियोजना को, क्योंकि जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन और सिंचाई का बृहद योजना है, तो इसको एक बार आप कोसी नदी को और इसका मेची लिंक नदी को आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग इस बार काफी चर्चा में था, तो क्योंकि इसमें 2 चीज है, इसके अध्यक्ष इस बार डॉक्टर अमरदीप कुमार, 6 सदस्य भी हैं, तो शायद 6 सदस्य पूछे, हालांकि हम नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन 6 सदस्य को मत देखिएगा, बस इसके अध्यक्ष को याद रखिएगा तो क्या है, क्योंकि ये नेशनल न्यूज नहीं है। नेशनल न्यूज में वो क्या करते हैं, जैसे वित्त आयोग बना है,
तो आपको मैं वित्त आयोग का जो 4-5 सदस्य बने हुए, मैं 4-5 सदस्य का नाम लिखा दूंगा। यहाँ पे बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, इसके बस अध्यक्ष को याद रखिए, और बिहार में इसकी स्थापना 2010 में होती है। और किस राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 के तहत मार्च 2007 में स्थापित एक सांविधिक निकाय है और महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका जो काम होता है कि जो आरटी कानून 2009 है, उसमें जो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से वंचित रहते हैं उसके लिए जांच करता है। यौन अपराध से बच्चों को संरक्षण 2012 पॉस्को अधिनियम के तहत करता है। ये सब उसका काम है। तो अगर पूछ दे कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो उनका कौन कौन कार्य है, ये कब नेशनल में कब हुआ और बिहार में कब हुआ, तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि हर साल राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिलता है। इस बार भी 50 टीचर का क्या हुआ, चयन हुआ राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में। और आप देखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 में सिकंदर कुमार सुमन कैमूर जिला के हैं, जो बेहतर काम किए हैं, और डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी, ये सैनिटरी पैड को लेकर काम की है। सैनिटरी जो पैड होता है लड़कियों के लिए, उस पर काम की है, इसलिए इनको इस बार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के रूप में नवाजा गया है। ठीक है, अब आता है पहला खेल अकादमी और विश्वविद्यालय, जो आपको पता है कहाँ खोला गया है, राजगीर में खोला गया। और इस बार आपको पता है कि एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का मेजबानी भी कौन करेगा, जो नवंबर में होगा उसका मेजबानी राजगीर में किया जाएगा। तो पहला खेल अकादमी 33 खेल परिसर है, 33 खेल परिसर है। ठीक है, 33 खेल परिसर बहुत सुंदर बना है, ये वाकई बहुत अच्छा है। अगर और उसका मार्केट और उसका सौंदर्यीकरण पर ध्यान दे दे तो ये वाकई बहुत एक अच्छा चीज है, बिहार के लिए बना है। ठीक है, जब जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, और पहली बार कब मनाया गया, 2012 को मनाया गया। तो राष्ट्रीय खेल दिवस और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ये सब दिया जाता है खेल दिवस के अवसर पे ही दिया जाता है। कुछ ऐप है, उस ऐप को आप एक बार ध्यान दे दीजिएगा। जैसे नीतीश ऐप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है, आप इसको जरूर देखिएगा। नीतीश ऐप, जो कहा जाता है कि नेशनल इंटेक्स टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर ह्यूमन लाइफ्स। ठीक है, ये आपदा प्रबंधन प्राधिकार जो है उसको लॉन्च किया है, और आपदा प्रबंधन पे आईआईटी के सहयोग से हुआ है। 30 मिनट पहले आपको आपदा सूचना मिल जाएगी। यह शरीर के ऊर्जा से चार्ज होगा, पता नहीं कैसे चार्ज होगा, ये हमको लगा तो हम क्या इसको लिख लेते, लेकिन हमको इस पर थोड़ा सा डाउट हो रहा था, तो इसको, मगर ये आपको पता है कि 30 मिनट पहले आपको आपदा सूचना मिल जाएगा, और ये शरीर के ऊर्जा से चार्ज होगा। तो कैसे ऐप होगा, वो चार्ज होगा, इस पे आप लोग एक बार ध्यान दे दीजिएगा। दूसरा ऐप है टर्न द बस ऐप। ठीक है, यह बिहार का शैक्षणिक ऐप है, जो 10 से 12 कक्षा के छात्रों को हिंदी में शैक्षिक सामग्री विकसित करता है, टर्न द बस ऐप। फिर उसके बाद बिहान है, बिहान जो है बिहार हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर एंड्रॉयड है, जो घर बैठे खेती का हुनर सीखना है, और कृषि डेटा का डिजिटलीकरण किया जाएगा बिहान ऐप के द्वारा। दृष्टि ऐप, ये जल संसाधन विभाग की योजनाओं को निगरानी कौन करेगा, दृष्टि ऐप करेगा। बंडर ऐप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब ऐप आप ये सब ऐप को तो याद रखिएगा, क्योंकि ये बिहार सरकार का सबसे इम्पोर्टेंट ऐप है। ठीक है, वंडर ऐप जो है गर्भवती महिलाओं का विस्तृत ब्यौरा देगा, जिसमें जैसे आपको पता है कि 7 निश्चय 2 में इसको मातृ मृत्यु दर को भी कम करने का बात की गई है, तो ये मातृ मृत्यु दर को भी कम करेगी। जो 7 निश्चय 2 है, 7 निश्चय 2 1 और 2, जो उसका जो है ये है 7 निश्चय 2 को आप लोग याद कर लीजिएगा, वो अच्छी तरीके से, उसको हम एक बार और रिविजन करवा देंगे, आप लोग को हम बताएंगे आप लोग को। तो उसमें हम बिहार के अन्य तथ्य में जो आपको छूट गया है, उसमें हम आपको बहुत सारा चीज उसमें एक बार बिहार का, क्योंकि आप लोग का देखिए हिस्ट्री खत्म हो, हिस्ट्री एक खत्म क्या, हिस्ट्री का एक दे दिया गया है, ज्योग्राफी आप लोग को दे दिया गया है, पॉलिटी आप लोग को दे दिया है। अब आप लोग को एक आती सर इकोनॉमी और बजट पूरा बता देंगे, और अब मैं एक क्लास ले लूंगा जिसमें पूरा ये हो जाएगा, जितना जो शेष बचा हुआ है, कुछ उसका कल्चर पार्ट बता दूंगा, कुछ उसका इम्पोर्टेंट है वो सब एक बार में करा दूंगा। तो अभी आपका बिहार जो है इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप लोग बस इतना याद रखिए कि इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस आप लोग एक बार विश्वास करके इस पे काम करना स्टार्ट कीजिए, जो बोलते हैं उसमें देखिए, और उसको इसका पीडीएफ अगर आप लोग जैसा बोलिएगा यूट्यूब पे अपना लिखिएगा लिंक में, तो अगर मैं वहाँ होगा तो पीडीएफ भी आप लोग को शेयर कर दूंगा अगर जरूरत पड़े तो, बाकी आप लोग की मर्जी। तो ठीक है, बिहार का पहला बानकी कॉलेज जो है मुंगेर में बना है, ये पता है, और अब ये 2025 में लगभग ये चालू भी अब हो गया है। देश का दूसरा है, लेकिन बिहार का
पहला बानकी कॉलेज है। ठीक है, उसके बाद बिहार का पहला आर्किड पार्क कहाँ बना है? संजय गांधी जैविक उद्यान में बना है, संजय गांधी पटना में। ठीक है, मक्का धान से एथेनॉल तैयार करने वाला प्रथम राज्य कौन है? मक्का और धान से हम लोग एथेनॉल तैयार कर रहे हैं और प्रथम राज्य कौन है? बिहार है। ठीक है, अब आता है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। आपको सतत विकास लक्ष्य सूचकांक थोड़ा सा ध्यान देखना होगा कि इस बार जो इसको नीति आयोग जारी करता है और जुलाई 2024 में इसको जारी किया गया है। बिहार का रैंक 57 है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में बिहार का रैंक कितना है? 57 है, जबकि भारत का रैंक कितना है? 71 है। तो उसमें क्या है? स्थिति बेहतर है और ये इस बार ये परफॉर्मर की श्रेणी में है। किस श्रेणी में है? परफॉर्मर की श्रेणी में है। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक के अनुसार बिहार का बहुआयामी गर्मी सूचकांक 33.76% है। इस डाटा को याद रखिएगा। और स्वच्छ जल स्वच्छता में बिहार देश के राज्यों में तीसरे स्थान पर है। स्वच्छ जल स्वच्छता में बिहार देश के राज्यों में तीसरे स्थान पर है और 98वां रैंक है। रैंक देखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। भारत सूचकांक 2023-24 में देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अंतिम स्थान देश के राज्यों में 28वां है और केंद्र शासित प्रदेश में 36वां है। हालांकि हम लोगों ने बहुत बेहतर काम किया है, लेकिन अभी भी हम लोग क्या है? पिछड़े स्थिति में है, क्योंकि ये समग्र रूप से जब बनता है तो उसमें पिछड़े स्थिति में है। लेकिन पार्टिकुलर जब कोई, जैसे आपको पता है कि 17 SDG है, 17 SDG है और 169 सब यानी 169 उसका सब SDG है। ठीक है, तो 17 SDG को आप देखते हैं। जैसे इसमें हम कहेंगे कि कुछ तो आप रख ही लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे बता रहे हैं, इस चीज को रख लीजिएगा। पहला जो लक्ष्य है, कोई गरीबी नहीं। दूसरा है जीरो हंगर। तीसरा है अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। पांचवा है लैंगिक समानता। छठा है स्वच्छ जल स्वच्छता। सातवां है वहनीय स्वच्छ ऊर्जा। 10वां है असमानता में कमी। 11 में है सतत शहर के बारे में है। 13 में है जलवायु कार्रवाई और 14 में है जल के नीचे जीवन। तो आपको इतना, बस इतना याद रखिएगा कि ताकि, क्योंकि अभी क्वेश्चन क्या बन रहा है, वो अब इससे जो 17 SDG है इससे क्वेश्चन बना रहे हैं। तो आपको 17 SDG में कम से कम 6, 7, 8 या 9, 10 तो याद रहना चाहिए, ताकि आपको, आप वहां पे एलिमिनेट करके भी, छाट करके भी आप अपना आंसर को दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं रोजगार रिपोर्ट के द्वारा। बेरोजगार सबसे बड़ा समस्या है, बेरोजगारी सबसे बड़ा समस्या है। आपको पता है कि और इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए कितना लोग अपना सब नींद को बेच बेच के अभी तक जग के पढ़ रहे होंगे। तो आप लोग भी उसी में होंगे, जो पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे। ठीक है, रोजगार रिपोर्ट मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा तैयार किया गया है। बिहार में समग्र जो प्रवासन दर है वो 14.2% है। डाटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोजगार स्थिति सूचकांक में इसका जो 2022 है उसमें 22वां रैंक है और इसका जो डाटा है 0.4 है, स्कोर है। बिहार में युवा जो है 15 से 29, युवा कितना कहलाता है? 15 से 29। 2021 में 28.8% होगा, 2021 में 27.7% होगा, 2036 में 25.5% होगा। ये 3 गो डाटा है, 3 डाटा है, इसको याद रखिएगा इसको बेहतर तरीके से। तो अब हम आते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ठीक है, इसमें हम लोग का स्कोर है 0.160। तो आपको पता है कि बिहार में जो गरीबी है वो 26.59 है 2022-23 के अनुसार, जबकि 2019-21 के अनुसार 33.76% था। ठीक है, बिहार में गरीबी रेखा से बाहर निकले 3.77 करोड़ पिछले 9 वर्षों में निकले हैं। और यूपी के बाद अगर सबसे ज्यादा गरीबी में कहीं कमी आया है तो बिहार में आया है। बिहार देश का सर्वाधिक गरीब राज्य है, गरीबी रैंक में 36वां है। गरीबी गहनता इसकी 47.0 है। ठीक है, जिसमें ग्रामीण गरीबी 36.95 है और शहरी गरीबी 16.67 है। थोड़ा डाटा है, ये डाटा को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। ये सब VVI समझिए है, VVI भी समझिए, जो है कि बिहार देश का सर्वाधिक जो है गरीब राज्य है और गरीबी रैंक में 36वां है और गरीबी गहनता इसकी 47.40 है। ग्रामीण गरीबी में 36.95 है, शहरी गरीबी में 36.67 है। बिहार में 2015-16 की तुलना में 2019-21 में 18.13%
18.13% गरीबी घटी है। तो ये आपको एक बार देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है, अब आते हैं अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2023 आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा निकाला गया है, जिसमें बिहार का रैंक क्या है, 15वां है। ठीक है, और बिहार का रैंक जो है वो देश में 15वां है, लेकिन 10 लाख आबादी वाले देश के 46 शहरों में पटना का स्थान 25वां है। अगर बोला जाए कि आवास की अखिल भारतीय सर्वेक्षण जो हुआ है उसमें इसका आवास और शहरी मंत्रालय का, उसमें सबसे अच्छा शहर कौन है, तो पटना का 25वां स्थान है। सुपौल राज्य का एकमात्र है जहाँ 100% कचरे का उठाव होता है। किस राज्य में, किस जिला में 100% का कचरा का उठाव होता है, तो सुपौल राज्य में 100% कचरे का उठाव होता है। पटना और सुपौल स्टेट बेस्ड परफॉर्मर का दर्जा मिला है। पटना और सुपौल को क्या मिला है, स्टेट बेस्ड परफॉर्मर का दर्जा मिला है। तो आवास और शहरी मंत्रालय का डाटा है, अगर पूछ दिया जाए कि स्टेट बेस्ड परफॉर्मर का जो साफ सफाई में किसको दर्जा मिला है, तो एक पटना को मिला है, एक सुपौल को मिला है। और बिहार का रैंक कैमा है, 15वां है। ठीक है, दानापुर कैंट में जो 61 कैंटोनमेंट जोन है, उसमें दानापुर कैंट को 39वां स्थान मिला है। और गंगा किनारे शहरों में पटना को 6ठा स्थान मिला है, और वाटर प्लस में प्रथम रैंक मिला है पटना को। तो आप इतना ये सब देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अब एक बार मैं आप लोग को एक बार रिवीजन भी कराऊंगा, लेकिन आप लोग को मैं एक ऊपरी ऊपरी खाका देते जा रहा हूँ। आप लोग जहाँ तहाँ वीडियो को रोकिए और देखिए, उसको समझिए। इधर उधर दिमाग भटकाने से अच्छा है कि इस डाटा को बेहतर तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, जाति आधारित गणना और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, जो जाति आधारित गणना हुआ उसको सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भी कहा गया, क्योंकि उसमें जोड़ा गया, क्योंकि कोर्ट के द्वारा कहा गया कि डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हैं, आप सोशियो इकोनॉमिक ये जो होता है उसका सर्वे कर सकते हैं। तो जाति आधारित गणना को उसमें सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण जोड़ा गया, लेकिन उद्देश्य था जाति आधारित गणने की ही बात की गई थी। ठीक है, तो 7 जनवरी 2023 से शुरू होता है और 2 अक्टूबर 2023 को रिपोर्ट जारी हो जाता है। ठीक है, जिसमें 34.13% गरीबी रहता है। कुल आबादी 13 करोड़ के लगभग हमारी कुल आबादी चली गई है। लिंगानुपात जो 2011 के अनुसार 918 था, 2023 में 1953 हो गया। ठीक है, बिहार में कुल 2014 जातियों की गणना हुई। कितना जाति की गणना हुई है, 214 जाति की गणना हुई है। 12 वर्षों में 18% शिक्षा दर बढ़कर, आज 12 वर्षों में जो शिक्षा दर है 18% शिक्षा दर बढ़कर 79 पॉइंट, जैसा कि पता है कि आपको 61.8% शिक्षा दर था। ठीक है, 61 पॉइंट कुछ था शिक्षा दर, आज उससे क्या हुआ, 18% बढ़ के आज हम 79.7% शिक्षा दर बढ़े। तो क्योंकि ये सोशल इकोनॉमी पॉलिटिकल था, सोशल इकोनॉमी भी था, तो सरकार ने कुछ कुछ डाटा इसका भी डाला है, जो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। फिर आता है निर्यात तैयारी सूचकांक। ये सब थोड़ा डाटा अभी पुराना ही है, क्योंकि अभी नया नहीं आया है, तो आप इस डाटा को एक बार देख लीजिएगा। निर्यात तैयारी सूचकांक में जो 17 जुलाई 2023 को नीतियां की गई, जिसमें बिहार का देश में रैंक क्या है, 22वां है, 41.6% हम लोग यहाँ पर। अब बिहार का सर्वाधिक निर्यातक जिला कौन है, बेगूसराय है। बिहार का सर्वाधिक निर्यातक जिला कौन है, बेगूसराय है। ठीक है, और आपको पता है कि बिहार का 5 सबसे गरीब जिला कौन कौन है, अगर बिहार का 5 सबसे गरीब जिला कौन है, अररिया, पूर्णिया, सुपौल, सहरसा। जो आपको कोसी बेल्ट है ना, वो सबसे गरीब है। तो आपको हमेशा जहाँ पे बाढ़ हमेशा आता है, कोसी नदी का बाढ़ आता है, तो आप ये सब देखिएगा, तो ये सब कोसी का बेल्ट है और ये काफी गरीब है। और सबसे कम गरीबी कहाँ मिला है, सिवान 17.4, उसके बाद मुंगेर, रोहतास सबसे कम गरीबी है। 2015-16 से 2019-21 के मध्य सबसे ज्यादा गरीबी घटाने वाला जिला पूर्वी चंपारण है, लगभग 27.74% का कमी आया है। उसके बाद शिवहर और सिवान है। सबसे कम गरीबी घटाने वाला है पटना। यहाँ पे थोड़ा सा प्रति व्यक्ति आए तो आपको पता है, तो सबसे कम गरीबी यही घटा है। उसके बाद लखीसराय। ठीक है, फिर बाल किशोर मृत्यु दर 4.14% है और मातृ सृष्टि दर 36.2% है। तो ये सब एक डाटा था, जो डाटा आप लोग को बता दिया गया, जो सामाजिक आर्थिक जनगणना सोशल इकोनॉमी सर्वे हुआ, उसके तहत ये डाटा था, जिसमें एक निर्यात तैयारी सूचकांक भी था, समावेश था। तो बिहार का सर्वाधिक निर्यातक जिला कौन है, बेगूसराय है। ठीक है,
उसके बाद आते हैं सामाजिक प्रगति सूचकांक, जिसमें बिहार का रैंक कितना है, 35वां है, और प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। तो बिहार का रैंक क्या है, 35वां है। स्कोर नहीं याद रखिएगा, पूछेगा नहीं, लेकिन एक सरसरी निगाह से याद रखिएगा 44 पॉइंट समथिंग है। तो इससे क्या होगा कि आपका वहां पे एक दिमाग लग जाएगा, 2-3 बार इसको पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, भारत नवाचार सूचकांक 2021, ठीक है, नवाचार सूचकांक जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। 17 बड़े राज्यों में बिहार का स्थान 15वां है, उड़ीसा का 16वां और छत्तीसगढ़ का 17वां है, और कर्नाटक क्या है, प्रथम स्थान को प्राप्त किए हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? अगर मैं थोड़ा स्पीड बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा स्लो कर लेना, अगर धीमा बोल रहा हूँ तो थोड़ा बढ़ा लेना, मगर कोशिश करना कि इसको क्या कर लो, अच्छी तरीके से देख लो, याद कर लो। ठीक है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना जो 22 सितंबर 2024 को शुरू हुआ, और इसमें 58 लाख राशन कार्ड धारी को क्या हुआ, जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, और उसी हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने क्या किया है कि एक मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का स्टार्ट किया है, जिसमें 58 लाख जो राशन कार्ड धारी है उनको कनेक्ट किया गया है। ठीक है, बिहार का प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में 66,828 रुपया है। ये डाटा है, लेकिन आप लोग को आती सर वो इकोनॉमिक सर्वे में आप लोग को बताएंगे। ठीक है, पेरिस पैरालंपिक खेल में शरद कुमार को रजत पदक मिला है। ठीक है, पेरिस पैरालंपिक खेल में शरद कुमार को रजत पदक मिला है, जो मुजफ्फरपुर के हैं। ठीक है, मेरा प्रखंड मेरा गौरव 18 सितंबर 2024 को इसको स्टार्ट किया गया, मेरा प्रखंड मेरा गौरव। ठीक है, उसके बाद मां मुंडेश्वरी वन प्राणी इको पार्क कहाँ पे है, ये कैमूर जिला में है, भगवानपुर प्रखंड में, और यहीं पे एक तेलहर कुंड झील भी है, ये तेलहर कुंड, उसको भी आप देख लीजिएगा। तो मां मुंडेश्वरी वन प्राणी इको पार्क कहाँ है, कैमूर जिला में, भगवानपुर। ये आलू अनुसंधान केंद्र बिहार शरीफ है, बिहार शरीफ है। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बिहार से। जैसे आप लोग लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ था, मुजफ्फरपुर था, और ये आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बिहार से। ठीक है, 4 वंदे भारत ट्रेन चलेगा, जिसमें एक पटना टाटानगर, दूसरा भागलपुर हावड़ा, तीसरा गया हावड़ा, चौथा देवघर वाराणसी। एक हालांकि ये फैक्ट पूछेगा नहीं, बस आपको याद पता होना कि 15 सितंबर 2024 को वंदे भारत चलाया गया था, जिसमें ये सब इम्पोर्टेंट था। ठीक है, अभी ककोलत जलप्रपात का पुनर्निर्माण हुआ है, बहुत सुंदर बनाया गया। तो अगर आप लोग को ककोलत जलप्रपात देखना हो तो गर्मी के सीजन में अप्रैल मई में आइए, और ककोलत जलप्रपात आप नवादा में उसका विहार कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नवादा में एक अरण्य धारा करके वन विश्राम गृह बनाया गया है, जो आप लोग आइएगा तो वहाँ पे रुकने का भी व्यवस्था किया गया है सरकार के द्वारा। तो ककोलत जलप्रपात काफी ठंडा पानी गिरता है, और खाने के लिए सुपाच्य है, जो भी खाएगा तुरंत पच जाएगा। ठीक है, बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर जो अभी AI आधारित सुपर कंप्यूटर बना है बिहार का, वो सीडैक के द्वारा परमबुद्ध बनाया गया। अगर पूछ दे कि बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है, तो सीडैक है, जो AI आधारित सुपर कंप्यूटर है। फिर उसके बाद आएगा हर घर गंगा जल योजना। आपको पता है कि कहा जाता है कि भागीरथी धरती पे लाए थे गंगा जी, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बोले कि रुको, दक्षिण बिहार को जो साफ मिला उस साफे से हम मुक्ति कर देते हैं। तो अगर अब दूसरा भागीरथी हमारे नीतीश कुमार जी को कहा जाए तो कोई गुरेज नहीं है। तो क्योंकि आज वो क्या किए, दक्षिण बिहार में पूरे गंगा जल को पहुंचा दिए और नवादा तक पहुंचा दिए। तो हर घर गंगा जल योजना, इसकी शुरुआत 27 नवंबर 2022 में राजगीर में किया गया, और अभी इस बार 15 दिसंबर 2023 को नवादा में भी गंगा जल पानी मिलने लगा। ठीक है, राजगीर गया, बोध गया, नवादा, ये सब में अब आप लोग को गंगा जल मिलेगा, और लगभग 135 लीटर पर व्यक्ति के हिसाब से दिया जा रहा है पानी। सोचिए कितना पानी आप लोग को मिलेगा। और ये कहाँ से पानी आता है, तो बेगूसराय सिमरिया घाट से आज वहाँ से पानी का गंगा जी को जुड़ाव किया गया है। ठीक है, भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर जो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में होगा, वहाँ पे हर बार कोई ना कोई भारतीयों को वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में क्या किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। इस पर हमारे बिहार गोपालगंज के पंकज त्रिपाठी जी हैं, जो आप लोग जानते हैं कि बहुत बड़े एक्टर हैं। मिर्जापुर आप लोग जाके कितना वेब सीरीज देख ली होंगी, तो ये पंकज त्रिपाठी हैं जो इस बार मुख्य अतिथि रहेंगे। ठीक है, फिर बिहार का गांधी एक पुस्तक है, बिहार का गांधी। अभी तक हम लोग अपने गांधी को ही जानते थे,
कि हमारे गांधी बस एक ही थे, महात्मा गांधी, लेकिन हमारे तो दूसरे गांधी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को माना गया है, वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और एक बुक लिखा गया है अशोक कुमार जी के द्वारा, और उनकी लड़की है शांभवी चौधरी, दोनों ने मिलकर बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक पुस्तक लिखा है, जिसका लोकार्पण भी शायद बिहार के राज्यपाल के द्वारा ही किया गया है, इसका पुस्तक का विमोचन किया गया है। ठीक है, मुख्य सचिव हमारे कौन है? अमृतलाल मीणा है, 1989 बैच, और डीजीपी है आलोक राज, जो 1989 बैच के हैं। ठीक है। एक व्यक्ति है कनिष्ठ नारायण, इनको याद रखिएगा क्योंकि ये मुजफ्फरपुर से है, और अभी जो ब्रिटेन में सरकार चुनाई है लेबर पार्टी की, जिसका प्रधानमंत्री स्ट्रॉमर है, उन्हीं में हमारे एक कनिष्ठ नारायण जी हैं, जो वहाँ के सांसद चुन के आए हैं। आप सोचिए कि 1885-93 वहाँ दादा भाई नौरोजी के जीतने के बाद आज हम लोग इस स्थिति में पहुंच गए कि हम लोग वहाँ सरकार बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारा जगह है जहाँ पे हम लोग सरकार बनाने में अपना क्या रखते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो यूएसए हो। तो आज हम लोग की प्रतिभा का पूरा विश्व क्या कर रहा है, लोहा मान रहा है। तो आज कनिष्ठ नारायण जी भी उसमें से एक व्यक्ति। ठीक है, मोदी सरकार और विभाग, लगभग इसमें 8 मंत्री बने हैं। आपको कुछ मंत्री का नाम याद रखना है: गिरिराज सिंह वस्त्र मंत्रालय, चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण, ललन सिंह पंचायती राज पशुपालन, जीतन राम मांझी एमएसएमई, रामनाथ ठाकुर जो आपको कृषि और कल्याण, ये शायद यही जो है हमको लगता है कि रामनाथ ठाकुर ये शायद केपी ठाकुर जो उनका कर्पूरी नारायण उनके ठाकुर उन्हीं के लगते हैं। नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री, और भी 2 मंत्री है जो इम्पोर्टेंट है, आपको लिखा दिया। ठीक है, एक अफसाने नदी है जो चर्चा में था, वो कैमूर पहाड़ी रोहतास से निकलती है। और भी थोड़ा कुछ फैक्ट होगा, आप इसको देख लीजिएगा, लेकिन अफसाने नदी को याद रखिएगा कि कैमूर पहाड़ी से रोहतास से निकलती है। तो आपको पूछेगा कहाँ से निकलती है, तो आपको ये चीज याद होना चाहिए। बिहार का पहला एक्सप्रेसवे काशी कोलकाता एक्सप्रेस, बिहार में अगर कोई कहा जाए कि पहला एक्सप्रेस पूरा बना है तो काशी कोलकाता एक्सप्रेसवे है। टाइम्स हायर एजुकेशन जो टाइम्स का निकलता है, उसमें आईआईटी पटना को 117वां बेस्ट इंस्टीट्यूट में आईआईटी पटना को मिला है। इस बार सबसे ज्यादा जो अच्छी है वो आईआईटी बॉम्बे को मिला है। जितना भी बेस्ट इंस्टीट्यूट आया उसमें आईआईटी बॉम्बे को मानिए, और सेकेंड किसको मानिए? आईआईएससी बेंगलोर को मानिए। ठीक है, साहित्यिक सर्वाधिक मछली उत्पादन मधुबनी और दरभंगा में होता है। बिजली खपत जो है वो 348 व्यक्ति पर यूनिट है, बिहार का 3rd रैंक है बिजली खपत में। फर्स्ट कौन है? आसाम। सेकंड कौन है? झारखंड। बिजली खपत में बिहार का कैमा स्थान है? 13वां स्थान है। 22 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति बिहार के 7 लोगों को पद्म पुरस्कार से नवाजा, जिसमें आपको शिवम पासवान और शांति पासवान मधुबनी मिथिला पेंटिंग में गोदना शैली, आप गोदना जानते होंगे, तो ये गोदना शैली है, दंपति है, इनको एक मान लीजिएगा। दूसरा अशोक ठाकुर टिकुली पेंटिंग जो भागलपुर से है, इनको मिला है। तीसरा बिंदेश्वरी पाठक पद्म विभूषण मिला है। डॉक्टर सीपी ठाकुर जो आपको पता है काला जार और मुनल के लिए बहुत बेहतर काम किए थे, इनको पद्म भूषण मिला है। राम कुमार मलिक, इनको कला के क्षेत्र में मिला है। सुरेंद्र कुमार को भाषा के क्षेत्र में मिला है। तो ये व्यक्ति आपको याद होने चाहिए कि 7 व्यक्ति में किसको किसको मिला है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। फिर आते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, 2 मार्च 2024 को औरंगाबाद आते हैं, जहाँ पे आपको एक रतनवा गांव में अपना एक वहाँ पे उद्घाटन करते हैं फैक्ट्री का। फिर उसके बाद पटना में यूनिटी मॉल। आमस दरभंगा एक्सप्रेस पे जो 7 जिला से गुजरती है, औरंगाबाद से शुरू होती है, औरंगाबाद, गया, उसके बाद पटना, हाजीपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, इस तरीके से आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे 7 जिलों से गुजरती है, और बाद में ये NH 119 के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, बेगूसराय उलाव में हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र भी स्थापित करते हैं, जो बरौनी में है, वहां पे एक हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र भी उद्घाटन करते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि बिहार जल प्रबंधन, स्कॉटलैंड के तर्ज पर बिहार में एक जल प्रबंधन का कार्य किया जाएगा, जो स्कॉटलैंड के तर्ज पर होगा। ठीक है, कीर्ति कार्यक्रम खिलाड़ियों में प्रतिभा खोज कार्यक्रम है। अगर पूछा जाए कि कीर्ति कार्यक्रम क्या है, तो खिलाड़ियों में प्रतिभा खोज कार्यक्रम है। ठीक है, भागलपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनेगा, और पिरपैती कोयला खनन को फिर से चालू कर रहे हैं। यहाँ पे कोयला बहुत बेहतर कोयला है, तो बिहार में अब बिहार में खनिज का क्या हो रहा है, भंडार बढ़ते जा रहा है।
कभी आपको कोयला मिल रहा है, कभी आपको तेल मिल रहा है, कभी आपको सोना मिल रहा है, तो सोचिए अब बिहार क्या है, अब राजा बन जाएगा। तो अब आप लोग गरीब नहीं रहिएगा, जो सबसे पिछड़ा गरीब थे अब नहीं रहिएगा, राजा की ओर अग्रसर हो जाइएगा। तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो भागलपुर पीरपैंती में कोयला यहाँ खनन भी हो रहा है। ठीक है। कात्यायनी सिंह, याद रखिएगा, तैराकी से जुड़ी हुई है, उनको कोई चीज में स्वर्ण पदक मिला है, खेलो इंडिया खेलो एक भारतीय स्तर पर प्रतियोगिता था, उसमें मिला है। ठीक है। संगीत नाटक अकादमी जो है 2022 और 23 के लिए 9 कलाकारों का चयन हुआ है। ठीक है। बिहार के जिसमें है नीम का शहद पुस्तक जो है वो डॉक्टर राजवर्धन आजाद का है, ये याद रखिएगा, नीम का शहद पुस्तक। 8 जनवरी 2024 को खेल विभाग मंत्रालय द्वारा कला संस्कृति और युवा विभाग के द्वारा जितेंद्र कुमार राय पहले खेल मंत्री बने। अच्छा, आपको एक चीज पता है कि नहीं, खेल जो विभाग था, खेल अब मंत्रालय, अब उसको किससे अलग कर दिया गया, किससे अलग किया गया, जनवरी 2024 में किया गया, किससे, कला संस्कृति तथा युवा विभाग से उसको अलग किया गया। जितेंद्र कुमार राय पहले खेल मंत्री हैं। ये बहुत भी आई है, इसको याद रखिएगा कि पहला खेल मंत्री कौन है, तो जितेंद्र कुमार राय है। अब किससे अलग किया गया है, तो आपको कला संस्कृति और युवा विभाग से अलग किया गया है। ठीक है। खो खो खिलाड़ी नसरीन शेख को अर्जुन अवार्ड इस बार मिला है। अगर पूछा जाए कि नसरीन शेख किस खेला से जुड़े हुए हैं, तो वो है खो खो, इनको इस बार अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मोहम्मद हुसैन को कला एवं संस्कृति की श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। अगर पूछा जाए कि कला संस्कृति के क्षेत्र में मोहम्मद हुसैन को क्या मिला है, तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। ठीक है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड जो ब्यूरो है, ठीक है, उसमें बिहार गंभीर अपराध में 21वें स्थान पर। अभी बिहार का एक चीज याद रखिएगा, भले कहे कि बिहार में क्राइम रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत ऐसे राज्य हैं उससे बिहार की स्थिति बहुत बेहतर हुई है। आपको पता है शराबबंदी भी एक समस्या है, और बहुत सारा समस्या है जहाँ पे हमारा जो रिकॉर्ड है क्राइम का वो बहुत बेहतर सुधार हुआ है। ये हमारे सरकार के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसका प्रभाव दिख रहा है। ठीक है। कुछ समस्या है, वो समस्या हो सकती है कहीं पे हमको दिखती है, लेकिन हमारी जो प्रशासन व्यवस्था है वो इस पे बेहतर काम कर रही है, और यही कारण है कि इसमें काफी सुधार होते जा रहा है। ठीक है। कजरा बिजली घर लखीसराय, ठीक है, ये 185 मेगावाट सोलर बिजली होगा, और ये बहुत बड़ा बनने जा रहा है, लखीसराय में कजरा है, इसको याद रखिएगा। कजरा बिजली घर कहाँ है, लखीसराय। ठीक है। राष्ट्रीय खेल जो अभी गोवा में हुआ उसका 37वां, जो अक्टूबर नवंबर 2023 में हुआ, इसमें 5 कांस्य 3 रजत पदक मिला। ठीक है। बिहार को 5 कांस्य और 3 रजत पदक मिला, और बिहार का स्थान कैमा रहा, 30वां रहा। बिहार का स्थान कैमा रहा, 30वां रहा। उसके बाद क्या होता है कि जेल जब जाता है कोई कैदी, तो वहाँ पे उनके द्वारा कुछ बनवाया जाता है, प्रोडक्शन करवाया जाता है, तो उनके ब्रांड जो बनाते हैं, उनके ब्रांड का मुक्ति ब्रांड नाम किया गया है। जैसे पतंजलि, बाबा रामदेव का पतंजलि, और उसे जो कैदियों के द्वारा बनाया जाता है वो मुक्ति ब्रांड है। जिसमें कारा उद्योग है, अक्टूबर 2023 से शुरू किया गया है, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घाटन भी किया गया है। तो मुक्ति ब्रांड कारा उद्योग से जुड़ा हुआ वहाँ के लोगों के द्वारा बनाया गया वस्तुएं हैं। ठीक है। चौथा कृषि रोड मैप लागू किया गया है 2022-23 और 2023-24 में, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 18 अक्टूबर 2023 को चौथा कृषि रोड मैप। पहला कब हुआ, 2008। पहले में देखिएगा तो आपको टेक्नोलॉजी पे बल होगा, दूसरा में ऑर्गेनिक पे बल होगा, तीसरा पे मशीनरी, ये सब जो है हर बार कुछ ना कुछ फोकस है। इसको हम मेंस से बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कृषि रोड मैप आप लोग को एक बार इससे अवगत कराएंगे। फिर आता है कुछ इंपॉर्टेंट, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, अनंत मोहन बदर है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, रियाजुल हक है। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव है। अब आप लोग कुछ हम होमवर्क दे देते हैं, आप लोग महिला आयोग के अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, ये सब कुछ कुछ ये दोनों आप लोग देख के बताइएगा, लिखिएगा, इसको बना लीजिएगा। ठीक है। तो आप लोग को जो भी तक हम बताएं एक पूरा क्रक्स बता दिए, आप लोग इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से पकड़ा जाएगा, कुछ और क्वेश्चन होगा जो हम करवा देंगे, ताकि आप लोग का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 1-2 पन्ना और होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। और आप लोग बस इसी को 2-3 बार पढ़ लीजिए,
बहुत ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं कि बहुत सारा भी उठाइएगा मार्केट से इतना किताब लेके चलिएगा। इतना जरूर है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन जो आएगा वो 95% आपका क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, तो 95% क्वेश्चन, 5% क्वेश्चन का हमने जिम्मेवारी लेते हैं। 95% क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा। तो आप लोग बस इस पे विश्वास रखिए, इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच देखिए और इसका आनंद लीजिए। बाकी आप लोग को बहुत फायदा होगा। चलिए, थैंक यू, आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। चलिए, आप लोग को एक बार गुड नाइट। थैंक यू।